स्वरूप। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी बुधवार को यमकेश्वर में पतंजलि वेलनेस की योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की इंटीग्रेटेड थेरेपी के अत्याधुनिक केंद्र वेदा लाइफ निरायम का उद्घाटन उन्होंने किया है, साथ ही वृक्षारोपण किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी पोखरी क्षेत्र में पतंजलि के वेलनेस सेंटर और पतंजलि की चंदन वाटिका का भी भ्रमण किया है और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के प्रयासों की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने सेंटर में योग और आयुर्वेद की दिशा में हो रहे कार्यों को देखा है। मुख्यमंत्री योगी ने वेलनेस सेंटर के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि योग और आयुर्वेद की दिशा में हो रहे काफी कार्य हैं जो बेहद सराहनीय हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने दुनिया को योग और आध्यात्म की शिक्षा दी है, उसमें देवभूमि उत्तराखंड का अतुलनीय योगदान है। इस मौके पर उन्होंने ये भी साफ किया है कि पहाड़ का पानी यहीं के काम आए, इसके लिए यहां जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने की जरूरत है और इस दिशा में सरकारों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ की जलवायु कितना सुहावना है। यहाँ पे 45 डिग्री नीचे, यहाँ पर भी मुझे लगता है 20 नीचे। हाँ, यहाँ पे तो आज इस समय 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर होगा। और वैसे भी दिन में धूप भले हो, लेकिन सुबह और शाम का मौसम तो अपने आप ही सामने हिमालय दिखाई देता है। अपने आप में किसी व्यक्ति के लंग्स थोड़ा प्रभावित भी होंगे ना, यहां पर आकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी अगर कहीं कोई समस्या है भी तो समस्या अपने आप इस बेहतरीन जलवायु में ठीक हो जाएगी। और यहाँ के इस क्षेत्र में एक अच्छा मॉडल खड़ा करने के लिए मैं स्वामी जी को उनके इस साहस के लिए उनका अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। में थे 35 साल 40 साल पहले यमकेश्वर में शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता था। उससे पहले वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य आयोजन होता था। स्कूली कार्यक्रम भी होते थे और इसी मई जून के महीने में हम लोग जाते थे तो हमें वहां पर 2 फुट पानी मिलता था, जहां पर हम लोग कपड़े उतार करके स्नान करते थे नदी में। कल मैं गया था, अभी ये मई की शुरुआत है, मुझे पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दी। वहां जहां 2 फुट पानी होता था हम लोग डुबकी लगाते थे, ऊपर से पहाड़ी की चोटी से कूद करके नीचे को आते थे और आजकल वहां पे पानी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि पहाड़ की जवानी ही नहीं जा रही, पहाड़ का पानी भी यहां से धीरे धीरे करके जा रहा है। जल संरक्षण के लिए भी एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रख करके जुताई करके, जिससे पानी पहाड़ के अंदर जाए और फिर वह वनस्पतियों को वहां से आगे बढ़ने का अवसर दें और ये वनस्पतियां फिर हरा भरा करके पानी को अपने ऊपर सोख करके आवश्यकता के अनुरूप फिर उसका विसर्जन भी करें। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरण स्थली बनेगा। अभी तो वेलनेस सेंटर के बेहतरीन केंद्र के रूप में हमें इसने विकसित करके आरोग्यता की संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड से विलुप्त होते जल स्रोतों पर अपने बचपन का उदाहरण देते हुए एक बड़ा संदेश उत्तराखंड की सरकार को दिया है कि इन जल स्रोतों को बचाने की जरूरत है ताकि उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के भी काम आ सके। बिल्कुल अनुज, देखिए उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है, गंगा और यमुना का मायका कहा जाता है उत्तराखंड, लेकिन यहाँ पर आधे से ज्यादा गांव आज भी प्यासे हैं। जबकि भारत सरकार की ओर से हर घर को
नल और हर नल में जल की एक स्कीम चलाई गई है, जल जीवन जीवन संचय के तौर पर। लेकिन उत्तराखंड में नल तो लगा दिए गए, जो प्राकृतिक स्रोत है वो रिचार्ज नहीं हो पाए। उसको रिचार्ज के लिए जलागम की विशेष योजना के तहत चाल खाल को निर्मित करना पड़ता है, और बारिश के टाइम पर जितना भी रिसोर्सेज पानी का जंगल में इकट्ठा किया जाएगा वही उसकी ग्रेविटी को चार्ज करने का काम करेगा। लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं किया गया। नतीजतन जितना भी समुद्र तल से पानी की जो ऊंचाई थी वो धीरे धीरे नीचे चली गई, और हैंडपंप के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए या प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी का जो स्तर था वो लगातार गिरता चला गया, जिस कारण से ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की कमी हो गई, और मैदानी इलाकों में ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण पानी का जो समुद्र तल की क्षमता थी वो और नीचे चली गई है, जिससे कि लोगों को मुश्किलें खड़ी हुई। हालांकि सरकार ने मोटर लगा करके, पंपिंग सेट लगा करके, नदी का पानी ऊपर उठा करके टंकी के जरिए यानी बड़ा हाइड्रम प्रोजेक्ट लगा करके उसको व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन जब तक प्राकृतिक स्रोत एक बार फिर से रिचार्ज नहीं होंगे, और उसको रिचार्ज करने के लिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में बांज और बुरास के जो पेड़ होते हैं उनसे आच्छादित जंगल की आवश्यकता होती है, वही प्राकृतिक स्रोत को रिचार्ज करने का काम करते हैं, या फिर चाल खाल को बना करके पानी को रिस्टोर किया जाता है। लेकिन ये कमी होने के कारण इन 22 सालों में लगातार स्रोत चले गए। स्रोतों की आप देखेंगे, जिस प्रकार से 2013 की जब आपदा आई थी गढ़वाल क्षेत्र में, तो वहां पर जो प्राकृतिक स्रोत पानी के थे वो खिसक करके तकरीबन 500 मीटर के दूर चले गए, दायरे से बाहर चले गए। यानी जिस गांव में जिस स्रोत से पानी आता था उस गांव में वो स्रोत नीचे जाने के कारण स्रोत खत्म हो गया। उसको डेवलप करने के लिए कोई स्कीम नहीं चलाई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, क्योंकि वो उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताओं को समझते हैं, अगर प्राकृतिक स्रोत को रिचार्ज कर दिया जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पानी की कमी है या किल्लत है या लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, और अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पलायन का सबसे बड़ा कारण है। जो विकास खंड है, जो ब्लॉक है, वहां से लोग पलायन करके जिला हेडक्वार्टर पर आते हैं, वहां पर टैंकरों के जरिए सप्लाई है जल संस्थान की, या यूं कहें कि टैंक के जरिए सप्लाई होती है तो लोगों को पानी मिल जाता है। लेकिन प्राकृतिक स्रोतों पर जिंदा रहने वाले गांव आज खाली हो रहे हैं, वीरान पड़ रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत में पानी की उपलब्धता नहीं है। जी बिल्कुल। इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते